मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 4 कल के वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज लेसन नंबर 5 राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक सामाजिकरण का सामान्य परिचय जानेंगे। क्या है राजनीतिक सामाजिकरण, साथ साथ में इसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में। राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज को राजनीतिक की ओर प्रेषित करती है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे वहां से कई देश औपनिवेशिक साम्राज्य से मुक्त हुए। वैश्विक स्तर पर नवीन राजनीतिक अवधारणाओं का भी उदय हुआ। जैसे उदाहरण के लिए व्यवहारवादी प्रक्रिया अर्थात व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसके प्रणेता जो है डेविड स्टन रहे। डेविड स्टन, ठीक है। फिर उसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद की विचारधारा विकसित हुई। राजनीतिक तौर पर एक अंत अनुशासनात्मक उपागम देखने को मिला। अंत अनुशासनात्मक उपागम। प्रत्येक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। वहां की परिस्थितियों, वहां की संस्कृति, वहां के वातावरण पर आधारित भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य तौर पर जब राजनीतिक मूल्यों को सामाजिक मूल्यों के अनुरूप उनमें जो है प्रक्रिया जारी रहती है, तालमेल बनता है, तो आगे जाकर के राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को बल प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। जो भी समाज में मूल्य होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वहां की संस्कृति है, उनका विकास जो है वहां की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल होता रहता है। तो उस आधार पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसलिए राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। इसमें लोगों को राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति जो है में ज्ञान उत्पन्न किया जाता है, राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है, जिससे राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में जान सकें। तो इसलिए उन अभिप्रेरणाओं को विकसित किया जाता है जिससे राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया विकसित हो। तो इसलिए समाज में जब राजनीतिक तौर पर व्यक्तियों को इस प्रकार से जो है राजनीतिक उनका विदय होता है, राजनीति के प्रति उनको ज्ञान कराया जाता है, राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः फिर यह स्थानांतरित होती जाती है। तो इस प्रकार से निरंतर चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको राजनीतिक सामाजिकरण कहा जाता है, राजनीतिक सामाजिकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो नई विचारधाराएं विकसित हुई, चाहे वो व्यवहारवाद हो चाहे उत्तर व्यवहारवाद हो, जिनमें अंत अनुशासनात्मक उपागम पर भी जोर दिया गया। डेविड स्टन जहाँ के प्रमुख प्रणेता थे, तो उस आधार पर भी नवीन अवधारणाएं, नवीन विचारधाराएं देखने को मिली, नवीन विचारधाराओं का विकास हुआ। तो इस आधार पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले प्रमुख विद्वान जो है हर्बर्ट हाइमन, ये प्रमुख रहे। हर्बर्ट हाइमन ने जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन
पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में जो है इन्होंने राजनीतिक सामाजिकरण पर इसके विविध पक्षों पर प्रकाश डाला रॉबर्ट हाइमन ने। तो ये इनकी महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तक रही जिसके बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक आमंड व पॉवेल इन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है और राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति उनके अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आमंड और पॉवेल ने अपने विचार व्यक्त किए। आमंड और पॉवेल ने क्या कहा कि राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है व उनका राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आमंड और पॉवेल ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा कावानाथ है, चलो आमंड और पॉवेल की डेफिनेशन मैं लिखता हूं यहां कि राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है तथा राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति उनकी अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। उनके प्रति अभिप्रेरणाओं को उत्पन्न किया जाता है। राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है, राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को परिभाषित किया। कावानाथ ने भी राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कावानाथ ने कहा है राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसा शब्द है राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसा शब्द है जिसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान कराया जाता है। तो इस प्रकार से कावानाथ ने अपने विचार व्यक्त किए। तो कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनका ज्ञान करवाया जाता है, लोगों को राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है और राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति उनकी अभिप्रेरणाएं विकसित की जाती हैं,
उनको उत्पन्न किया जाता है ताकि व्यक्तियों का राजनीतिक सामाजिकरण संभव हो सके। तो इस प्रकार से राजनीतिक सामाजिकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। लगातार निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये प्रक्रिया स्थानांतरित होती रहती है, निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार से ये थी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट है राजनीतिक सामाजिकरण के साधन। राजनीतिक सामाजिकरण के साधन। राजनीतिक सामाजिकरण के साधन कौन कौन से हैं उनके बारे में जाना है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इससे सामाजिक जो मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, उनमें तारतम्य स्थापित होता है और ये प्रक्रिया फिर निरंतर चलती रहती है, जिसमें राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान भी होता है लोगों को। तो इस कारण से राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण साधन भी होते हैं। कुछ देशों की अपनी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है, उसे उनको नवीन पहचान मिलती है। जैसे भारत की राजनीतिक सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो एक लोकतांत्रिक पहचान दिलाती है, लोकतांत्रिक पहचान दिलाती है। और चीन जैसे देशों में जो है वहां एक तरह से एक बंद समाज की सी व्यवस्था स्थापित की जाती है। जैसे भारत में लोकतंत्र स्थापित किया जाता है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना देखने को मिलती है, लोकतंत्र को विशेष बल मिलता है, यहाँ पर लोकतांत्रिक सत्ताएं शासन करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में कट्टरपंथियों द्वारा शासन किया जाता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी विचारधारा देखने को मिलती है। वहां पर लोकतंत्र की, पाकिस्तान में जो कट्टरपंथी जो विचारधारा है, तो वहां पर लोगों को जबरन उस विचारधारा की लाई जाती रहती है और इस प्रकार से राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया वहां की भारत से ही देखने को मिलती है। तो कुछ देशों की अलग राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, कुछ देशों की अलग। सब में भिन्न भिन्न वहां की व्यवस्थाओं के अनुसार वहां की सामाजिक जो परंपराएं हैं, राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक जो वहां का वातावरण मिलेगा, उसके अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया ढलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, विकसित होती रहती है। तो ये राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के साधनों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें राजनीतिक विश्लेषकों ने राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के 5 महत्वपूर्ण साधन माने हैं, जिसमें पहला साधन है परिवार। कि राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार सबसे महत्वपूर्ण साधन है। परिवार में बालक का जन्म होता है और परिवार में वो पलता बढ़ता है। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। वहीं से वो भाषा का उसे मतलब कि बोलना आता है, बड़ों को आदर सत्कार करना, बोलना, ये सब परिवार से सीखता है। तो उनकी प्रारंभिक पाठशाला जो है बच्चों की, वो परिवार को माना गया है। और परिवार में वयोवृद्ध व्यक्ति जो है उसकी सत्ता रहती है, वो परिवार का मुखिया होता है। तो परिवार से कैसे तालमेल बना के चलना है, बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना है, अभिवादन कैसे करना है और बड़ों को किस तरह से संबोधित करके बोलना है, ये सब बातें बच्चा परिवार से सीखता है। परिवार से जो है इस प्रकार से प्रारंभिक ज्ञान होता है। तो राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया का पहला साधन जो है परिवार को माना गया है। परिवार में वो एकजुट रह करके एकजुटता का पाठ सीखता है, एकजुट रह के रहते हैं परिवार के जो सदस्य हैं, तो उसी हिसाब से उनमें भी वही भावनाएं विकसित होती है आगे जाकर के। फिर नेक्स्ट है दूसरा साधन माना गया है शिक्षण संस्थान। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया
दूसरा महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा बताया गया है शिक्षण संस्थाओं की। शिक्षण संस्थाएं जो है वो राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया का दूसरा साधन है, दूसरा आधार है। परिवार के बाद में बालक को, जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो शिक्षण संस्थाओं में उनको भेजा जाता है आगे के विद्याधन के लिए, शिक्षा के लिए, ताकि ज्ञान अर्जित कर सके। तो शिक्षण संस्थाओं में जब बच्चा जाता है, एक नए वातावरण में जाता है, अनजान जो अन्य विद्यार्थी होते हैं उनके बीच रहता है, वो उनके बीच में जाकर के एक नया माहौल जो होता है, नया वातावरण होता है, उसमें धीरे धीरे वो ढलता है। फिर उन सबसे वहां जाकर के वो अपना कुछ लोगों को, कुछ विद्यार्थियों को अपना मित्र बना लेता है। फिर धीरे धीरे वहां पर जब बच्चे खेलते हैं तो एक खेल भावना का विकास होता है, एकता की भावना विकसित होती है। फिर बाद में नेतृत्व करने की क्षमता का गुण भी शिक्षण संस्थाओं से ही विकसित होता है बालक में, क्योंकि वहां पर बच्चा नेतृत्व करने के गुणों का भी विकास करता है, वो भी डेवलप होता है कि नेतृत्व कैसे किया जाए, प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए। जैसे कक्षा में मॉनिटर बनाया जाता है टीचर द्वारा, तो बच्चा जो है किस प्रकार से कक्षा की लीडरशिप करता है, उनका नेतृत्व करता है, ऐसे गुणों का विकास वहां विद्यालय में होता है, शिक्षण संस्थाओं में होता है। फिर वहां जो शिक्षक है वो किस प्रकार से महापुरुषों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में कैसे उन्हें बताते हैं, किस प्रकार से बच्चों की जिज्ञासा को वो आगे उनको समझाते हैं, जो भी जिज्ञासाएं होती है, जो भी उनके प्रश्न होते हैं उनके जवाब देते हैं, और नई नई बातें उन्हें सिखाते हैं, महापुरुषों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि किस तरह से महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की, बहुत कुछ बलिदान दिया, तब कहीं जाकर के हमें स्वतंत्रता हासिल हुई। तो ऐसे उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है, उसका ज्ञान उसे वहां से प्राप्त होता है, शिक्षण संस्थाओं से ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो जिस प्रकार से प्रारंभिक जो ज्ञान है परिवार से, शिक्षण संस्थाओं से, वो बालक को प्राप्त होता है। तो शिक्षण संस्था भी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें नेतृत्व करने की गुणों का विकास होता है, एकता की भावना विकसित होती है, और वहां पर मित्र भी बना करके चलता है। तो उस प्रकार से एक अलग, जिस प्रकार से राजनीतिक दल संगठित होते हैं, तो आगे जाकर के उस प्रकार की भावनाएं विकसित हो जाती हैं। तो लेकिन ऐसे गुण कहां से उधर हुए? शिक्षण संस्थाओं से। तो इस काल से राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया का दूसरा साधन शिक्षण संस्थाओं को माना गया है। तीसरा है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण साधन माने गए हैं, उनमें राजनीतिक दल भी एक प्रमुख साधन है। जैसे भारत है, तो भारत में अनेक राजनीतिक दल सक्रिय हैं। भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों की भिन्न भिन्न विचारधाराएं होती हैं, उनके भिन्न भिन्न सिद्धांत होते हैं, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल भी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, और ये भी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होते हैं। अधिक से अधिक लोगों को राजनीतिक तौर पर ये राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ते हैं, और जितने ज्यादा अधिक राजनीतिक दल होते हैं उतनी ही ज्यादा राजनीतिक सहभागिता देखने को मिलती है जनता की, और जनमत जो है, जनमत के आधार पर ही राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल भी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। राजनीतिक दलों का भी इसमें अहम योगदान होता है। तो राजनीतिक दल जो है, कई बार जो दल सत्ता में होता है, जो विपक्षी जो दल होते हैं, वो सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी पर दबाव डालते हैं, आलोचना करके, निंदा करके एक दबाव समूह के तौर पर कार्य करते हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है उससे, जो राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो इस प्रकार से राजनीतिक
दल भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये भी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक साधन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में राष्ट्रीय प्रतीक भी अहम भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक देश के अपने अपने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, भिन्न प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रध्वज हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह हुआ, राष्ट्रगान हुआ, राष्ट्रगीत हुआ। ऐसे सभी देशों के अपने भिन्न भिन्न राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होते हैं और उसके आधार पर उनको राजनीतिक पहचान मिलती है। और राष्ट्रीय प्रतीकों का जो है उस देश के नागरिक सम्मान करते हैं उनका, और नागरिकों में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर भाव होता है, सम्मान होता है। इससे उनमें एकजुटता का भाव आ जाता है, राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती है। जैसे भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा है, राष्ट्रगान जन गण मन है। तो ये भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करते हैं। जहां तिरंगा फहराया जाता है तो हमारा सीना गर्व महसूस करता है। तिरंगे को हम सलाम करते हैं और उसके प्रति एक अलग ही सम्मान, अलग ही रेस्पेक्ट बनता है। जब राष्ट्रीय गान गाया जाता है जन गण मन, तो उसका भी हम सभी सम्मान करते हैं। हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम भावना, देश के प्रति लगाव वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो राष्ट्रीयता की भावना जगाते हैं, राष्ट्रीयता की भावना का वो संचालित करते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय प्रतीक भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इससे एक अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को एक विशिष्ट पहचान मिलती है। तो सभी देशों के अपने भिन्न भिन्न राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होते हैं जो उस देश की अपनी विशिष्ट पहचान होते हैं। वहां की एक राजनीतिक तौर पर उसे विशिष्ट पहचान के तौर पर जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधन राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के साधनों में जनसंचार के साधन भी महत्वपूर्ण है। ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, ये सभी मुख्य तौर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं हो जाती हैं, राजनीतिक घटनाएं घटित होती हैं, तो उनकी जानकारी टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मीडिया वाले प्रकाशित कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज के इस आधुनिक दौर में इन संसाधनों का चलन अधिक होने से राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। जनसंचार के साधन अधिक विकसित हो गए हैं। आज जो है हम घर बैठे ही राजनीतिक नेताओं, उनके भाषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जनसंचार के साधनों के माध्यम से। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि भारत में जो है जिस प्रकार से जब राजनीतिक चुनाव होते हैं तो कई बार तो मीडिया के दफ्तर से ही चुनाव लड़े जाते हैं, क्योंकि उसमें मीडिया वाले भी शामिल होते हैं, तो वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से जनसंचार के साधन ये राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में सहायक है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है
वो लगातार निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में ये जनसंचार के साधन उपयोगी भूमिका निभाते हैं, जिनमें आपको बताया गया है टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, इन सब की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। तो इस तरह से राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है, जिसमें नागरिकों को जो है वहाँ की जो सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, वहाँ के जो सामाजिक मूल्य हैं, उनका सभी का वहाँ राजनीतिक संस्कृति में जब प्रवेश करवाया जाता है तो उनका राजनीतिक सामाजिकरण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और सामाजिक मूल्य, मान्यताएं, परंपराओं का राजनीतिक मूल्यों के अनुकूल जो है सामंजस्य है, तालमेल है, वो बना रहता है, वो निरंतर वो प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके बारे में इस तरीके से विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने जो है राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के जो 5 साधन बताए, उसमें आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। परिवार के बारे में जाना, जहाँ बालक की प्रथम पाठशाला होता है, परिवार वहां से प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करता है बालक। बड़ों का अभिवादन करना है और कैसे बड़ों को आदर सत्कार में बोलना, भाषा का ज्ञान, ये सब शुरुआत में परिवार सीखता है। फिर बाद में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करता है, जहाँ पर बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, उनमें बहुत सारे गुणों का विकास होता है, नैतिक चारित्रिक गुणों का भी विकास होता है शिक्षण संस्थाओं से। फिर राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दलों की भी अहम भूमिका होती है राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में। कई बार तो लोगों की भावनाएं जो है वो भी परिवर्तित कर देते हैं राजनीतिक दल, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को महत्वपूर्ण आधार बना करके तो जनमानस को प्रभावित करते हैं राजनीतिक दल। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय प्रत्येक चिन्ह जो है प्रत्येक देश के भिन्न है, तो ये भी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और जनसंचार के साधन जो है ये भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर था शॉर्ट चैप्टर था, जिसमें केवल राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में सामान्य परिचय, उसके बारे में विचार विद्वानों के, जिसमें हर्बर्ट न्यूमैन उनकी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कावानाडे ने क्या कहा, आमंड पावेल ने क्या कहा, आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो ये चैप्टर शॉर्ट था, जिसमें राजनीतिक सामाजिकरण के साधन ये बताए। ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपका क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।